जो अगला हमारा 14वां नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है वो खाद्य प्रसंस्करण के बारे में है। सरकार चाहती है कि खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है उसका दिन प्रतिदिन विकास हो, सारी चीजों को सुधार किया जा सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लेके आई है। और प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में बताइए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्यों जरूरी है ये भी बताना है। तो हम जानते हैं, चलिए उत्तर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण क्यों जरूरी है ये भी देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण जो नीति लाई है सरकार, क्यों लाई है, तो खाद्य प्रसंस्करण का मतलब ये होता है, अगर आसान भाषा में समझे, जो भी जैसे अनाज हमारा उत्पादित हो रहा है, लौकी उत्पादित हो रही है, गेहूं हो रहा है, चावल हो रहा है, मछली पालन कर रहा है, भेड़ पालन कर रहा है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। अब ये होता है जैसे दूध का उत्पादन हो रहा है, लेकिन ये ऐसे क्या होता है, खुले मार्केट में बेचने पर ज्यादा दिन टिकते नहीं। हो सकता है उस समय उत्पादन ज्यादा हो जाए तो उसका मार्केट में रेट घट जाए, जैसे प्याज बहुत ज्यादा उत्पादन, लौकी बहुत ज्यादा उत्पादन, ठीक है ना, और इनका बहुत ज्यादा, अगर लहसुन का बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया तो बाजार में इनका रेट क्या होता है, कम हो जाता है, किसानों को हानि हो जाती है, ठीक है, और या फिर ये चीजें सड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय होता है। खाद्य प्रसंस्करण में हम क्या करते हैं, जैसे आलू है, ज्यादा उत्पन्न हो गया, उनको कोल्ड स्टोरेज में रख लेंगे, या फिर उनका प्रसंस्करण कर देंगे, उनसे आलू से चिप्स बना लेंगे और बहुत सारी चीजें बना लेंगे। जैसे बेसन बन गया, ज्यादा चना हो गया, उसका बेसन बना लेंगे, उससे नमकीन बना ली जाएगी, ठीक है, उसको पैकेज कर दिया जाएगा, बिस्किट बना लिया जाएगा, ठीक है। दूध ज्यादा हो गया, दूध अगर ज्यादा हो गया तो उससे क्रीम बना लेंगे, जैसे अमूल की क्रीम बनती है, दूध का पाउडर बना लिया जाएगा। तो जो जो किसान होगा उसको उचित मूल्य मिल पाएगा। इसका जो जो हो जाता है, जो खराब हो जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं खाद्य पदार्थ, वो नहीं हो पाएंगे। तो इसी को पूरे संगठित तरीके से और पूरा संगठित तरीके से उद्योगों के जरिए ये सारी चीज करने के लिए, इस संबंध में जो उद्योग होंगे उनका विकास करने के लिए, जो उद्यमी निवेश करेंगे उनको फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने पूरा एक वेल प्लान्ड, सुव्यवस्थित, सुनियोजित तरीके से इन सारी चीजों को करने के लिए सरकार ये पॉलिसी लेके आई है। पॉलिसी का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताना है और बताना है कि ये जरूरी क्यों होता है खाद्य प्रसंस्करण। तो चलिए चालू करते हैं अपने उत्तर में। उत्तर प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 जारी की गई थी। यानी हमारी सरकार खाद्य प्रसंस्करण जो नीति लेके आई है वो क्यों ले आई है, ताकि कृषि उपज जो जितना भी फायदा होता है, किसान उत्पादन करता है, उसका प्रसंस्करण किया जा सके, उसको उसमें बढ़ावा दिया जा सके, उसके निर्यात को बढ़ा दिया जा सके, जो प्रसंस्करण हो रहा है उस राज्य, अन्य राज्यों में उसका निर्यात हो सके, और बगैर और जरूरत हो तो देश से बाहर भी उसका निर्यात हो सके। उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इस नीति को लेकर आई है, ठीक है। यह नीति अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी, या फिर आने वाली, अगर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कोई नीति आती है तब तक लागू रहेगी, प्रभावी रहेगी, या 5 वर्षों तक तो प्रभावी रहेगी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जो खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 आई है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023, इसकी सबसे खास बात यह है कि किसी भी कार्य में आवेदन को पूरा करने की समय सीमा तय कर दी गई है। पहले क्या होता था, जैसे उद्यमी है, कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाना चाहता था, सरकार के पास, सरकार के मंत्रालय के पास, उससे जुड़ा हुआ कोई मंत्रालय होगा, वहां पे आवेदन करेगा, 1 महीना टंगा रहेगा, 10 दिन टंगा रहेगा, कोई नियम ही नहीं था कि कितने समय सीमा लगेगी, क्या कुछ पता नहीं, फाइलें यहां से वहां घुमाते रहते थे, घूस मांगते थे। अब क्या है कि सभे सबसे खास बात यह है, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग नीति 2023 आई है, सबसे खास बात यह है किसी भी आवेदन, किसी भी कार्य का आवेदन को पूरा करने की जो समय सीमा निर्धारित कर दी है कि नियत समय में उस आवेदन पर देखरेख करनी है, उसको पूरा करना है। दूसरी चीज ये है, नया उद्योग, मान लो कोई उद्यमी है, वो उद्योग लगाना चाहता है, मशीन खरीदने चाहता है, तो नया उद्योग लगाने पर 35% या 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान सरकार देगी। यानी 100 रुपए अगर लगेंगे, 100 करोड़ लगेंगे तो 35 करोड़ या 5 करोड़ रुपए तक, या 5 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया। यानी 100 करोड़ नहीं, 5 करोड़ रुपया तक का अनुदान दिया जाएगा, और 35% तक दिया जाएगा, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यह अनुदान किन क्षेत्रों में दिया जाएगा, ये अनुदान दिया जाएगा
ये अनुदान दिया जाएगा इकाइयों की स्थापना करने के लिए, जैसे कोई संयंत्र लगाना है, मशीन लाना है, तकनीक कार्य करना है, इन सारे सिविल कार्यों पर किए गए खर्च का 35% या 5 करोड़ की सब्सिडी सरकार देगी। ठीक है, ये दिया जाएगा। भूमि उपयोग प्रतिरूप भूमि उपयोग परिवर्तन पर एकमुश्त मात्र 1% का शुल्क लिया जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे कि कहीं पे खेत बना हुआ है और आप वहां पे उद्योग लगाना चाहते हो, तो भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, लैंड यूज में चेंज आया कि नहीं आया, तो उसके सरकार उसके लिए एक शुल्क लेती है, तो ज्यादा लिया जाता है। लेकिन इसमें खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अगर आप परिवर्तन करते हो, यानी भूमि उपयोग परिवर्तन होता है, तो सरकार एक मुश्त माने एक बार में मतलब एक मुश्त मात्र 1% का शुल्क लेगी। ठीक है, और विकास शुल्क भी मात्र एक मुश्त लेगी, 50,000 रुपये रखा गया है, यानी 1% शुल्क लेगी और शुल्क कितना, एक मुश्त 50,000 रुपया रखा गया है। 1 करोड़ रुपए तक का ऋण, जैसे खाद्य प्रसंस्करण कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है तो सरकार से ऋण लेगा, तो 1 करोड़ रुपए तक का अगर ऋण लेता है तो उसमें ब्याज में छूट दी जाएगी सरकार द्वारा। 1 करोड़ रुपए तक के ब्याज अगर कोई लेता है, ऋण देता है सरकार से, कर्ज लेता है, तो ब्याज नहीं पड़ेगा। सोचो कितनी अच्छी बात है। कोल्ड चेन स्थापित करने पर 10 करोड़ रुपए तक की छूट की व्यवस्था है, जबकि दूसरे राज्यों पर बाहर कहीं से कच्चा माल मंगाने पर प्रदेश में उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यानी कोल्ड चेन कोई स्थापित करना चाहता है, कोल्ड चेन का मतलब कोल्ड स्टोरेज स्थापित करना चाहता है, तो सरकार 10 करोड़ रुपए की छूट देगी। बाहर दूसरे राज्य से मान लो कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करना चाहता है और किसी दूसरे राज्य से कच्चा माल लेके आता है, तो उस जो राज्य के अंदर प्रवेश करेगा तो उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। ये इसके प्रावधान है। निर्यात करने पर मान लो कोई देश में कोई उद्योग है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वो चिप्स बना लिया, कुछ भी बना लिया, चने का आटा बना लिया, सिंघाड़े का आटा बना लिया, और वो दूसरे देश में निर्यात करना चाह रहा है, तो उसको मान लो 100 रुपया भाड़े का खर्च आएगा, तो सरकार 25% अनुदान देगी। यानी निर्यात करने पर भाड़े का 25% अनुदान सरकार करेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण तृतीय स्तर का 6% है, इसे 20% तक ले जाने का प्रावधान है। यानी सरकार का प्रावधान है कि जो अभी भी खाद्य प्रसंस्करण होता रहा है मात्र 6% का होता है, ये 20% तक हमको खाद्य प्रसंस्करण किया जाना चाहिए। मान लो इसका मतलब ये है कि अभी जितना भी दूध उगता है, मान लो 100 लीटर दूध जो उत्पादन हुआ, तो जो सरप्लस होता है 100 लीटर है सरप्लस, यानी अधिशेष है, सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद में जो दूध बचा है उसका मात्र 6% अभी प्रसंस्करण हो पा रहा है, अब 20% तक इसको ले जाने का प्रावधान है। इस नीति में इकाई को बिजली आपूर्ति करने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यानी जो भी यूनिट लगेगी, इकाई लगेगा, उद्यम लगेगा, उसको बिजली की जरूरत होगी, और अगर वो सोलर पैनल लगवा लेता है तो जो परियोजना है उस पर भी सरकार सब्सिडी देगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने के लिए खरीदी गई जो भूमि होगी उस पर स्टाम्प शुल्क भुगतान से छूट दी जाएगी। यानी आप जानते होंगे जब भी जमीन खरीदो, प्लाट खरीदो, तो आपको स्टाम्प लगते हैं 5,000 का, 10,000 का, 50,000 का, इतने महंगे महंगे स्टाम्प लगते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को स्थापित करने के लिए अगर कोई भूमि खरीदते हो तो उस पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, सरकार इससे छूट देगी। इसकी प्रतिपूर्ति कैसे होगी? खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट के माध्यम से किया जाएगा, यानी बजट में इसके लिए पैसा आवंटित। अब जो प्रश्न का दूसरा पार्ट था कि खाद्य प्रसंस्करण होना क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है खाद्य प्रसंस्करण सॉरी, तो खाद्य प्रसंस्करण हमारा जरूरी इसलिए होता है, अगर इसको सही से समझें, खाद्य प्रसंस्करण क्यों जरूरी है? खाद्य प्रसंस्करण इसलिए जरूरी है कि जो उत्पादन हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा आलू पैदा हो गया, दूध पैदा हो गया, गेहूं पैदा हो गया, अब इसका ना तो रेट गिरे और ना ही ये सड़ जाए। जैसे टमाटर है, टमाटर की चटनी, केचप बना लिया गया, तो जो उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, उपज है, वो नष्ट ना हो, उसका प्रसंस्करण किया जा सके। तो खाद्य प्रसंस्करण क्यों जरूरी है? ताकि जो कृषि उत्पाद है उसके नुकसान को, उसके नष्ट होने को, उससे बचाया जा सके। दूसरी चीज है कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन किया जा सके। यानी टमाटर है और टमाटर का केचप बना दोगे तो कितना ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा, तो वही चीज है कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन करने के लिए। ठीक है, कृषि उत्पादों का जब मूल्यवर्धन कर देंगे, ठीक है, वर्ष भर उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, मान लो आम तो वर्ष भर नहीं मिलता, लेकिन आम का जूस मिल सकता है, उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आम का जूस बना दिया जाए, और इन सारी चीजों का निर्यात करके निर्यात की संभावना सरकार बढ़ाए। ठीक है, किसानों की आय इससे बढ़ेगी, निर्यात करेंगे,
तो किसानों की आय बढ़ेगी। ये सारी गतिविधियां बढ़ेंगी तो रोजगार में वृद्धि होगी। खान पान और रहन सहन में बदलाव आएगा, तो जो उत्पादन की मांग होगी उत्पन्न मांग को पूरा करेंगे। जैसे लोगों का रहन सहन बढ़ रहा है तो उससे लोगों की मांग बढ़ रही, वो भी इससे पूरी की जा सकेगी। इस प्रकार निष्कर्षतः हम देखें तो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 राज्य में कृषि उपज, जो भी कृषि उपज होती है उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन देने का काम करेगी। यानी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी, निर्यात को प्रोत्साहन देगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।